हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि स्कोरिंग भी है, जिसका नाम है मेंटेनेंस। तो ये कवर होता है आपका सेक्शन नंबर 144 से लेकर 147 तक ऑफ बीएनएसएस। अर्लियर हम इसे देखते थे सेक्शन नंबर 125 अंडर सीआरपीसी। आई ट्राई एंड मेक दिस वीडियो रियली एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। बस एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपने नोट पैड्स लेकर बैठो। जो भी आप स्क्रीन पे देखोगे बस उसके नोट्स बनाते रहो, एग्जाम टाइम बहुत हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट बिगिन। तो देखो, पहले ना एक इंसान की मॉरल ड्यूटी थी अपने डिपेंडेंट्स को मेंटेन करना, लेकिन अब कोर्ट ने इसे एक लीगल ऑब्लिगेशन बना दिया है। ठीक है, इट्स अ लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन जो उसके डिपेंडेंट्स हैं उन्हें मेंटेन करना। अब मेंटेनेंस ना कहीं भी डिफाइंड नहीं है अधिनियम के अंदर, लेकिन हम मेंटेनेंस को नैरोली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है आपके खाने, शेल्टर या कपड़ों से। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, बेसिक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है आपको उसकी भी ज़रूरत होती है, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी ज़रूरत का सामान, एड सपोर्ट असिस्टेंट। तो आपको इन सबकी ज़रूरत होगी अंडर मेंटेनेंस। ठीक है, दैट वन पर्सन नीड्स फॉर हिज हर लिविंग। इट वैरीज अकॉर्डिंग टू द पोजिशन एंड स्टेटस ऑफ अ पर्सन। अगर आप एक बिजनेसमैन है, ऑफ कोर्स ही इज अर्निंग गुड, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा मेंटेनेंस मिलेगी। अब एक डेली वेज लेबरर है, अब उसके डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस ऑफ कोर्स कोर्ट कम ग्रांट करेगा, बिकॉज उसकी पोजीशन और स्टेटस और जितना उसका पॉकेट अलाउ करेगा वो उतना ही तो मेंटेनेंस दे पाएगा। अब शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 144 से। ये थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ा, बहुत अच्छी तरह आपको रिटेन हो जाएगा। ठीक है, सो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई आखिर कौन कौन मेंटेनेंस ले सकता है। ठीक है, मैंने एक ब्रॉडर टर्म यूज करा डिपेंडेंट्स। अब डिपेंडेंट्स में आखिर आता कौन कौन है? हु ऑल आर एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स वाइफ, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड, फादर एंड मदर। 18 से जो कम उम्र के लोग होंगे वो माइनर चाइल्ड हो जाएंगे, जो 18 से ऊपर के लोग होंगे वो मेजर चाइल्ड हो जाएंगे। राइट, तो कौन चार लोग बोले मैंने? वाइफ, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड एंड फादर एंड मदर। अब ये जो टर्म मैंने यूज करा वाइफ, इसके अंदर कौन इंक्लूड होता है? द वाइफ मीन्स लीगली वेडेड वाइफ, और जो सेकंड वाइफ होती है वो क्लेम नहीं कर सकती मेंटेनेंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेकंड वाइफ होती है उन्हें अधिकार नहीं है मेंटेनेंस प्राप्त करने का। अब एक्सप्लेनेशन बी ऑफ सेक्शन 144 क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट वाइफ इंक्लूड्स women who have been divorced or obtained a divorce and has not been remarried। अब एक्स एक औरत थी, उनकी शादी हुई वाई से, अब 2 साल बाद इनका हो गया डाइवोर्स, तो क्या एक्स इंटाइटल्ड है लेने के लिए मेंटेनेंस? यस, अंटिल शी गेट्स रीमैरिड। ठीक है, जब तक एक्स की दोबारा शादी नहीं हो जाती वो अपने पति से, एक्स हस्बैंड से क्या कर सकती है? मेंटेनेंस ग्रांट कर सकती है। अब किसके पास पावर है मेंटेनेंस ग्रांट करने की? जेएमएफसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो ग्रांट कराता है आपको मेंटेनेंस। ठीक है, और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर अ पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस ऑफ मेंटेनेंस। मतलब इसका आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि मंथली बेसिस पे मेंटेनेंस जाती है। मैजिस्ट्रेट में ऑल्सो order the father of a married female child for a maintenance until she attains her majority if her husband is not possessed of sufficient means। अब इसके अंदर क्या लिखा गया है? मान लो एक बाप ने अपनी माइनर फीमेल चाइल्ड की, 18 से कम उम्र की एक लड़की की शादी करा दी। ठीक है, और उसका जो पति है, जो बच्ची का पति है, वो कमा भी नहीं रहा। ठीक है, तो जब तक ये अपनी मेच्योरिटी एज नहीं गेन कर लेती, उसका जो फादर है वो भी मेंटेनेंस प्रोवाइड करा सकता है अपनी बेटी को। इंटरिम मेंटेनेंस एंड लिटिगेशन एक्सपेंसेस, जहां पर भी ये शब्द यूज होगा इंटरिम, समझ लेना टेम्पररी। जहां पे भी इंटरिम वर्ड यूज हो जाएगा, यहां से टी से पिकअप कर लेना टेम्पररी वर्ड। इंटरिम का हमेशा मतलब होगा टेम्पररी। टेम्पररी मेंटेनेंस एंड लिटिगेशन एक्सपेंसेस। अब ये समझो, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, एक वाइफ है एक्स,
उसने शादी करी वाई से, ठीक है। अब इसने कहा कि सर मेरे को मेंटेनेंस चाहिए। अब इसका केस हो गया फाइल कि हाँ भाई मेंटेनेंस चाहिए या नहीं चाहिए। वाई तो कहेगा ऑफ कोर्स नहीं चाहिए, वो तो हर कोशिश करेगा ना कि उसे मंथली पे ना करना पड़े। तो जब तक ये केस चलेगा तो क्या एक्स को कोई पैसे नहीं मिलेंगे? मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? तो जब तक केस चलेगा द मैजिस्ट्रेट मे ऑर्डर इंटरिम मेंटेनेंस, जो कि है टेम्पररी मेंटेनेंस, एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। एक्सपेंसेस मतलब जैसे यार लॉयर की फीस जाती है, कोर्ट की फीस जाती है, चलो कोर्ट की फीस इतनी नहीं होती बट लॉयर की फीस तो होती है। As far as possible, the application for interim maintenance must be decided within 60 days. अब ये जो 60 days का कैप है ना, ये आपके CRPC में नहीं था बट BNSS के अंदर ऐड हुआ है। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जिस दिन एक्स एप्लीकेशन डालेगी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, उसके 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट को जो है जवाब देना होगा। मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस मे बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन मैजिस्ट्रेट कह दे कि भाई इस इंसान को आपको मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस देंगे, या फिर जिस दिन एक्स क्या करेगी, एप्लीकेशन डालेगी मैजिस्ट्रेट पे। ये किस पे डिपेंड करता है? मैजिस्ट्रेट बताएगा इन दोनों डेट्स में से किस डेट से मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट, भाई मैजिस्ट्रेट ने कह तो दिया मेंटेनेंस देनी है, अब मान लो वाई अटल हो गया इस बात पे कि मैं तो नहीं दे रहा, क्या कर लोगे? तो वाई को भाई ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। क्या है? इफ द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द मेंटेनेंस ऑर्डर विदाउट सफिशिएंट कॉज, कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट में इशू अ वारंट टू रिकवर द अमाउंट लाइक अ फाइन। वारंट जारी कर देगा मैजिस्ट्रेट और उसको रिकवर करेगा उस अमाउंट को एज अ क्या, फाइन की तरह। The magistrate may also order imprisonment up to 1 month for each month's default until the payment is made. अब मान लो उसने 4 महीने तक वो नहीं दी मेंटेनेंस, तो 4 साल की सजा हो गई। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन भी है। A warrant for recovery cannot be issued if the application is made after 1 year from the date of amount became due. अब भाई 1 जनवरी 2025 को उसने डिले करी पेमेंट, और जो लड़की है वो कब जाग रही है? 2 फरवरी 2026 में कि सर मेरे को तो इस आदमी ने इस महीने की वो तो दी नहीं मेंटेनेंस, तो आप नहीं कर पाओगे, आप मेंटेनेंस नहीं सीख कर पाओगे बिकॉज आप 1 साल से ऊपर के बाद एप्लीकेशन रिकवर करना चाह रहे हो वो मनी, तो दैट वुडंट बी पॉसिबल। Offer by husband to maintain wife. If the husband offers to maintain his wife on the condition that she lives with him, but she refuses, भाई आदमी कह रहा है चल ठीक है मैं तुम्हें मेंटेनेंस तो दे दूंगा बट मेरे साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, बट वो रहना नहीं चाह रही, तो भाई मैजिस्ट्रेट जो है वो एग्जामिन करेगा किस रीजन की वजह से वो लड़की मना कर रही है कि मेरे को इस आदमी के साथ नहीं रहना। इफ देयर इज अ जस्ट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल, भाई जेन्युइन ग्राउंड है कि लड़की इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? स्टिल ग्रांट मेंटेनेंस। अब जस्ट ग्राउंड्स के अंदर क्या आता है? हस्बैंड हैज मैरिड अनदर वुमन, उस आदमी ने भाई एक्स ने वाई से भी शादी कर ली और एक्स ने फिर जेड के साथ भी बाद में शादी कर ली। हस्बैंड कीप्स अ मिस्ट्रेस, आदमी एक दूसरी औरत रखता है। सिचुएशन वेयर वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर वाइफ के पास अधिकार नहीं है मेंटेनेंस लेने का? अगर वो अडल्ट्री में रह रही हो, इफ शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट रीजन, भाई वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, द हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली विद म्यूचुअल कंसेंट, अलग हुए हैं दोनों पति पत्नी लेकिन म्यूचुअल कंसेंट से। कैंसिलेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर, सारे सेम ग्राउंड्स हैं। मेंटेनेंस ऑर्डर कब कैंसिल हो सकता है? अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही हो, ठीक है, अगर वाइफ पति के साथ नहीं रहना चाहती हो विदाउट सफिशिएंट कॉज, या फिर दोनों पति पत्नी अलग हुए हो अपनी सलाह मशवरा करके कि भाई हम अलग रहना चाहते हैं। सेक्शन 145 क्या कहता है? प्रोसीजर के बारे में बात करता है। मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स मे बी इनिशिएटेड इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर, अब जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स है ना किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इनिशिएट करी जा सकती है। अब वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर मेंटेनेंस का जो केस है आपका किस जगह पे फाइल कर सकते हो केस? मान लो मैं इंडिया में रह रही हूँ तो क्या मैं मेंटेनेंस का केस यूएसए में फाइल कर सकती हूँ?
नहीं ना, तो कौन से एरियाज हैं? तो द पर्सन अगेंस्ट हुम द क्लेम इज मेड और resides और इज प्रेजेंट। एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, और वाई क्या है? हस्बैंड। ठीक है। द पर्सन अगेंस्ट हुम द क्लेम इज मेड और resides और इज प्रेजेंट। अगर वाई हस्बैंड है और एक्स को इससे मेंटेनेंस लेना है, तो जहां पर भी वाई रह रहा है, ठीक है, द वाइफ रिसाइड, जहां पर भी एक्स रह रही है। द हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट लिव टुगेदर, जहां पर एक्स और वाई लास्ट रहते थे, दोनों जब शादीशुदा थे, साथ रहते थे, वो जो जिस लास्ट जगह रहते थे ना, उस एरिया के कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हो। द मदर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड रिसाइड्स, वाई ने जेड के साथ रिलेशनशिप्स बनाए उस, और जी का एक बच्चा हो जाता है, वाई जी। तो जहां पर भी जी रह रही होगी वहां पर केस फाइल हो सकता है। द फादर और मदर क्लेमिंग मेंटेनेंस रिसाइड्स, वाई के जो माँ बाप हैं वो जहां रह रहे हैं, अगर उन्हें मेंटेनेंस क्लेम करना है वाई से, ठीक है, तो वहां भी केस फाइल हो सकता है। नाउ एविडेंस मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम मेंटेनेंस इज क्लेम्ड। तो एविडेंस कहाँ पे लिया जाएगा? जहां पर भी जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस क्लेम हो रही हो, ठीक है, तो वाई के अगेंस्ट if his personal attendance is exempted, evidence can be taken in the presence of his advocate। अगर वाई नहीं आ पा रहा तो उसका एडवोकेट आएगा। एविडेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर समन केसेस, एविडेंस उसी तरह से रिकॉर्ड करा जाएगा जैसे समन केसेस में करा जाता है। इफ द मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द पर्सन इज इंटेंशनली अवॉइडिंग सर्विस और नॉट अटेंडिंग कोर्ट, द केस में प्रोसीड एक्स पार्टे। मान लो एक्स और वाई का केस चल रहा था, एक्स बीवी है, वाई हस्बैंड है, ठीक है, इन दोनों का केस चल रहा था। अब भाई वाई कोर्ट आए ही ना, आए ही ना, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा? सिर्फ एक्स की बात सुन के, एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? कोर्ट सिर्फ एक पार्टी की बात सुनता है, दूसरी पार्टी की बात नहीं। ऑफकोर्स वो अगर आ ही नहीं रहा तो कैसे कोर्ट सुनेगा उसकी बात? तो कोर्ट अपनी जजमेंट दे देता है बाय लिसनिंग टू वन पार्टी। एंड एक्स पार्टी ऑर्डर कैन बी सेट असाइड इफ द पर्सन अप्लाइज विद इन 3 months। अगर 3 महीने के अंदर अंदर भाई वाई कोर्ट आ जाता है, ठीक है, नहीं नहीं सर मेरे को इतना सारा मैं पैसे कैसे दूंगा, तो कोर्ट सेट असाइड कर सकता है एंड शोज गुड कॉज। भाई वाई सर मेरे घर में तो परेशानी चल रही थी, मैं इसलिए कोर्ट नहीं आ पाया। द कोर्ट हैज द पावर टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ कॉस्ट इन मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स। तो क्या कोर्ट के पास पावर है ऑर्डर करने के लिए पेमेंट ऑफ कॉस्ट इन मेंटेनेंस प्रोसीडिंग? जो भी एक्स का खर्चा लगा होगा वो वाई को देना होगा। Section 146, alteration in allowance. If there is any change in circumstance of either the person receiving maintenance and the person paying maintenance, अगर change alteration in allowance मतलब मान लो 10,000 रुपए जो है पति दे रहा था अपनी बीवी को, वाई वॉज गिविंग दिस सर्टन अमाउंट एवरी मंथ टू हिज वाइफ, लेकिन अब थोड़े से सर्कमस्टांस बदल गए। मान लो जो हस्बैंड था उसकी जॉब चली गई, तो ऑब्वियसली चेंज इन सर्कमस्टांस आ गया। या फिर जो वाइफ थी उसकी दोबारा शादी हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? अगर दोबारा शादी हो गई तो पूरा ही अमाउंट कट जाएगा। लेकिन अगर जैसे जो हस्बैंड था उसकी जॉब चली गई, तो भाई वो अनएम्प्लॉयड है, वो खुद के खर्चे नहीं उठा पा रहा, तो बीवी क्या क्या उठाएगा? ठीक है, तो अगर ऐसा चेंजेस सर्कमस्टेंस आता है तो चेंज थिंग्स वुड चेंज। द मैजिस्ट्रेट में इंक्रीज डिक्रीज और अदरवाइज ऑल्टर द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। If a competent civil court passes a decision affecting the maintenance order, the magistrate must cancel or modify the maintenance order accordingly। अगर सिविल कोर्ट से सेम केस के ऊपर कोई ऐसा डिसीजन आता है जो मेंटेनेंस ऑर्डर को बदल दे, ठीक है, तो जो मैजिस्ट्रेट है उसे कैंसिल भी करना पड़ सकता है और मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है मेंटेनेंस ऑर्डर को अकॉर्डिंगली। इफ मेंटेनेंस वॉज ग्रांटेड टू अ डाइवोर्स्ड वुमेन, मेंटेनेंस किसे ग्रांट करी गई थी? एक डाइवोर्स्ड वुमेन को। द मैजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर इफ शी रीमैरीज। एक्स और वाई की शादी हुई थी, अब भाई इन दोनों का 2 साल बाद डाइवोर्स हो गया। अब एक्स अगर रीमैरी कर ले तो उसका जो मेंटेनेंस ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। शी रिसीव द फुल अमाउंट पेबल टू हर हस्बैंड अंडर पर्सनल लॉ और कस्टम एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स। जब भाई इन दोनों का तलाक हुआ तो उसको पूरा अमाउंट मिल गया,
तो भी भाई वो मेंटेनेंस सीख नहीं कर सकती। शी वॉलंटरली सरेंडर द राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स। एक्स कह रही है सर मैं अपनी कमाती करती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है भाई, राइट टू सरेंडर है तुम्हारा मेंटेनेंस। इफ सिविल कोर्ट पासेज अ डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस और डाउरी, अगर एक सिविल कोर्ट पास करता है डिग्री किस चीज के लिए, फॉर डिग्री ऑफ मेंटेनेंस और डाउरी, इट मस्ट कंसिडर द अमाउंट ऑलरेडी पेड एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144। क्या बात लिखी गई है इसके अंदर, एक कोर्ट ने एक डिग्री पास करी है, ठीक है, किस चीज के ऊपर, रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस या डाउरी, तो उस अमाउंट को कंसिडर करा जाएगा एज द अमाउंट ऑलरेडी पेड अंडर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 144। जैसे क्या हुआ था, मान लो एक्स है वही वाई है, अब 10,000 रुपए का इनका फिक्स हुआ था कि मुझे तुम 10,000 रुपए दोगे हर महीने, तो वाई क्या करता है एक साथ 10 महीने की पेमेंट कर देता है, तो विच अमाउंट्स टू 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज एक्स एक बार में दे देता है, ठीक है। अब कल को अगर एक्स कहे सर 2,00,000 तो मुझे मिनिमम चाहिए, 2,00,000 का केस बना है, ठीक है, मेरा शादी में इतना खर्चा हुआ, मुझे आगे करने के लिए सब कुछ के लिए 2,00,000 तो रुपए चाहिए, तो सिविल कोर्ट अपनी डिग्री पास कर देगा कि भाई ठीक है इसे 2,00,000 तो दे। अब वाई क्या कहेगा सर मैं 1,00,000 तो ऑलरेडी पहले दे चुका हूं, अब मैं बचे हुए 1,00,000 और दे दूंगा, ठीक है, 2,00,000 में से क्योंकि वो अमाउंट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इट मस्ट कंसिडर द अमाउंट ऑलरेडी पेड, तो 1,00,000 रुपए तो ऑलरेडी पेड है एज मेंटेनेंस, तो इस वजह से तो इफ सिविल कोर्ट ऑर्डर पासेस अ डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस या डाउरी, 2,00,000 रुपए का डिग्री आई कि भाई 2,00,000 रुपए से पे कर एंड यूर रिलीव्ड, तो जो ये पैसे इसने एज मेंटेनेंस पे करे थे ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। Section 147 Enforcement of Order of Maintenance. A free copy of maintenance order must be given to, एक मेंटेनेंस ऑर्डर की ना एक कॉपी जाएगी, किन किन के पास जाएगी, पर्सन इन हुज फेवर इट इज़ मेड, एक्स के फेवर में बनी है, एक्स को मेंटेनेंस जानी है तो उसको भेजी जाएगी, उसके गार्डियन के को भी भेजी जाएगी, और द पर्सन टू होम द मेंटेनेंस अमाउंट इज पेबल, वाई को अगर एक्स को लेनी है मेंटेनेंस वाई से तो वाई के पास भी जाएगी मेंटेनेंस ऑर्डर, ठीक है, तो एक्स के पास, उसके गार्डियन के पास और वाई के पास। द ऑर्डर कैन बी इन्फोर्स्ड बाय एनी मैजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन लायबल टू पे मेंटेनेंस इज फाउंड। मान लो पहले वाई दिल्ली में रह रहा था, वाई कौन है जैसे मेंटेनेंस देंगे, वो पहले दिल्ली में रह रहा था, अब वो शिफ्ट हो गया लखनऊ, ठीक है, और वो बच रहा है मेंटेनेंस देने से, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा उसी जगह इन्फोर्स कर देगा मेंटेनेंस, जहाँ भी वो मिलेगा उसे मेंटेनेंस पे करनी पड़ेगी। बिफोर इन्फोर्सिंग द ऑर्डर द मैजिस्ट्रेट मस्ट बी सेटिस्फाइड अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज के भाई पति पत्नी है, ठीक है, द नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस, भाई पेमेंट दे रहा है ये नहीं दे रहा है एटसेट्रा। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, आई रियली होप यू लाइक इट, कॉमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट नेक्स्ट एंड वील सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।